आप सभी को नमस्कार। साथियों, आप सभी अवगत हैं कि इन दिनों जनसुलभ पुस्तकालय की ओर से लेखक संपादक अखिलेश जी पर एकाग्र का आयोजन किया जा रहा है। इस सुदीर्घ एकाग्र की यह 17वीं कड़ी है और इसमें हम लोग तद्भव पत्रिका की जो यात्रा है, जो उसका योगदान है, उस पर बातचीत करेंगे। किस तरह से इस पत्रिका का अपना एक खास महत्व है। साहित्यिक पत्रकारिता की दुनिया में हिंदी साहित्य के योगदान में, हिंदी साहित्य के भीतर तमाम तरह की विविध वर्णी विधाओं को और उनके भीतर कई महत्वपूर्ण सामग्री को लाने के लिए इन सब पर चर्चा होगी। आज इस कड़ी में देश के विभिन्न हिस्सों से लेखक, संपादक और रंगकर्मी उपस्थित हो रहे हैं। 3 तो हमारे साथ इस पैनल में हैं, राकेश जी, अरुण देव जी और प्रीति चौधरी जी। और 3 ऐसे लेखक, आलोचक हैं जो किसी कारण से इस पैनल में शामिल तो नहीं हो पा रहे हैं, मगर उनकी टिप्पणियां हमारे पास आई हैं। हम कार्यक्रम के बीच में उनको भी दिखाएंगे। अलग अलग पीढ़ियों और विधाओं में सक्रिय इन सर्जकों को तद्भव के योगदान पर सुनना सचमुच सुखद है। तद्भव बेशक अखिलेश के संपादन में निकलती हुई पत्रिका है, मगर वह पत्रिका हम सब की है। हम सभी लोग उससे भरपूर प्यार करते हैं, उससे कहीं न कहीं गहरे जुड़े हुए हैं। तो आइए मित्रों, हम सीधे अपने मेहमानों के पास चलते हैं और उनका स्वागत करते हैं। जी, बहुत बहुत स्वागत राकेश जी, अरुण देव जी और प्रीति जी। नमस्कार। और मित्रों, सर्वप्रथम मैं राकेश जी से अनुरोध करता हूं कि वे इस पत्रिका से जुड़ी अपनी बात रखें। इस पत्रिका को वे किस रूप में देखते हैं। जी राकेश जी, स्वागत। जी नमस्कार अर्पण भाई। और जी जी जी, ठीक है। और हमारे साथ इस परिचर्चा में जुड़े अरुण देव जी, प्रीति जी, और जैसा कि मेरी आवाज आ रही है? आ रही है, आ रही हेलो। है। अच्छा जी। तो जैसा कि पहले आपको बताया भाई अर्पण ने कि आज हम कथाकार, संपादक और साहित्य जगत में अपने संस्मरणीय लेखन के जरिए भी, अभी उनकी एक किताब अक्स आई है जो उनके संस्मरण पर, और उसके पहले भी एक किताब उनकी आ चुकी है। तो उसमें एक अपना बहुत एक अनोखा स्थान बनाने वाले अखिलेश, उनका जो संपादकीय पक्ष है, संपादक के रूप में जो उनका पक्ष है, वो दरअसल उसकी यात्रा जहाँ तक हम लोग जानते रहे हैं उनको बहुत पहले से, लगभग 4 दशकों से उनके साथ मेरा और हमारे तमाम मित्रों का जो लखनऊ के रहने वाले हैं उनसे संबंध है। तो उनकी संपादकीय यात्रा तद्भव से भी पहले माया में और वर्तमान साहित्य जो पत्रिका पहले निकलती थी, काफी दिनों तक अलग अलग लोगों ने उसको निकाला, विभूति नारायण राय और उसके बाद दूसरे लोगों ने, कुंवरपाल सिंह, नमिता सिंह, और अब वो उसका फिर पुनर्प्रकाशन शुरू हुआ है बनारस से। तो वर्तमान साहित्य के साथ वो जुड़े
और उसके बाद वो माया पत्रिका में भी उन्होंने कुछ दिन उप संपादक के रूप में काम किया। उसके बाद वो हिंदी संस्थान की जो पत्रिका थी अतएव, उसके संपादक के रूप में भी लखनऊ में जुड़े और वहां से ही हम लोगों का साथ शुरू हुआ। तो एक संपादक के और एक और पत्रिका थी जिसमें वो कुछ दिनों के लिए उसके साथ वो जुड़े रहे, मैं नाम भूल रहा हूँ उसका। तो बहरहाल वो इस तरह की साहित्यिक पत्रकारिता से उनका जुड़ाव तद्भव को निकालने से पहले से था, तो उनके पास एक पृष्ठभूमि थी साहित्यिक पत्रकारिता की। और फिर उन्होंने, जहां तक मुझे याद है, 1999 में तद्भव को निकालने का निर्णय किया। और मेरे लिए ये सौभाग्य की बात है कि उसके पहले अंक से ही, पहला अंक उन्होंने श्रीलाल शुक्ल के ऊपर निकाला था और उसका एक सहभागी मैं भी था, एक लेख मेरा भी उसमें था। बाद में कुछ एक और चीजों में मैं उनके साथ लेखन के स्तर पर उतना सक्रियता के साथ शायद मैं तद्भव से नहीं जुड़ पाया, लेकिन विचार विमर्श और तमाम चीजों पे लगातार, क्योंकि हम लोग बहुत करीब करीब रहते हैं, तो लगभग अब इधर के समय में तो जो वातावरण है उसमें मिलने जुलने की प्रक्रिया थोड़ी कम बाधित हुई है, और खासतौर से कोविड के बाद। लेकिन उसके पहले लगातार हम लोग बातचीत विमर्श करते रहे। तद्भव के पीछे, जैसे मैंने बताया कि जो उनका जो संपादकीय अनुभव था वो तो था ही, लेकिन अखिलेश जिस तरह के रचनाकार हैं, जिस तरह के कथाकार हैं, मेरी दृष्टि में एक तरह से उनमें एक गहरा इतिहास बोध है और साथ ही साथ उतनी ही गहरी भविष्य दृष्टि। तो इन दोनों के संयोग से उनका कथाकार और उनका पूरा जो रचना कर्म है, जिसमें मैं उनके संपादन को भी एक उनके रचना कर्म के रूप में ही देखता हूँ। और तद्भव में उसके पूरे जिस तरह से उसका प्रस्तुतिकरण है, उससे लेकर के, और जिन जिन पक्षों पर अखिलेश की निगाह जितनी अपने लेखन में पैनी है, यानी कि जितने करीने से वो मानवीय संबंधों में प्रवेश करते हैं, सामाजिक संबंधों में प्रवेश करते हैं, राजनैतिक उथल पुथल को पकड़ते हैं और अपने समय को पकड़ते हैं, और एक भविष्य का एक पूरा वृतांत भी प्रस्तुत करते हैं, उतनी ही पैनी पकड़ उनके संपादन की भी है। और आप देखेंगे कि ये लगभग 20 साल से ज्यादा की यात्रा हो चुकी है, 22-23 साल की, और उनके संपादन का अभी अभी ताजा 45वां अंक आया है। तो 45 इतने सुव्यवस्थित अंक उन्होंने, इन इन अंकों में मैं समझता हूं कि लगभग ऐसी हिंदी की नए पुराने लेखकों की, और कुछ तो सर्वथा जो सीधे तद्भव से ही इंट्रोड्यूस हुए हैं, ऐसे लगभग 30 पुस्तकें तो जरूर होंगी, या हो सकता है उससे ज्यादा हो। लेकिन मेरे हिसाब से किसी दिन मैं किसी से बात कर रहा था कि ऐसी करीब 30 किताबें होंगी जो प्रकाशित हो चुकी हैं, और एक पत्रिका के माध्यम से, और वो ऐसी पुस्तकें हैं जिनका साहित्य जगत में बहुत भरपूर स्वागत हुआ है। तो एक पक्ष तो यह है उनका कि नए रचनाकारों को स्थान देना, और साथ ही साथ ऐसा नहीं है कि सिर्फ नए रचनाकारों का ही ये मंच हो, पुराने लोगों को भी जो उनसे दबाव बना करके, जो संपादक उसके रूप में अखिलेश बहुत प्रसिद्ध हैं, कि वो दबाव बना करके भी बहुत सारे लोगों से उन्होंने लेखन कराया है। तो उसमें वो जो अभी विश्वनाथ त्रिपाठी से लेकर के ममता कालिया से लेकर के पुराने लोगों से भी उनको उस बात के लिए लगातार
कहा जाए कि प्रेरित करना कि इलाहाबाद पर लिखें, अपने संस्मरण लिखें, और ऐसे बहुत सारे लोगों से उन्होंने लेखन कराया। साथ में तद्भव को अगर आप देखेंगे तो उसमें जैसे उसकी उसकी जो तद्भव के नीचे जो छपने वाली एक पंक्ति है, वो है आधुनिक रचनाशीलता का रचनाशीलता पर केंद्रित विशिष्ट संचयन। ये जो उसका जो तद्भव के नीचे छपने वाला एक तरह से वाक्यांश है, उसमें तद्भव की पूरी समझ स्पष्ट होती है। ये जो आधुनिकता है, ये मेरा ख्याल है कि ये शब्द जहां से निर्मित होता है, जिस इतिहास के कालखंड से, ये आधुनिकता वहां से चलती हुई, बल्कि और उसके पहले जाते हुए भी, यानी इस आधुनिकता को अखिलेश जिस तरह से तद्भव में परिभाषित करते हैं, वो एक तरह से देखा जाए कि जो तर्क और जो विवेक पर आधारित साहित्य हो सकता है, वो उनकी इस आधुनिक रचनाशीलता की परिधि में आता है। उसमें कहानी भी हो सकती है, इसमें लघु उपन्यास भी छपे हैं, उसमें कविताएं भी हो सकती हैं, उसमें आलोचना भी है, और आलोचना सिर्फ कृतियों की नहीं, बल्कि तमाम तरह तरह के समाज शास्त्रीय विषयों पर, धर्म पर, इतिहास पर, यहाँ तक कि पर्यावरण पर। अभी इस ताजा अंक में जो आयुर्वेद का जो प्रश्न है, वो आयुर्वेद किस तरह से एक नए उसका एक कोशिश की जा रही है कि कैसे उसका आयुर्वेद को एक उसका हिंदुआइजेशन किया जाए। तो उस पर भी अखिलेश की नजर है, यानी नजर है कि वो अगर कहीं उनको मिलता है तो वो उसको लेकर के आते हैं। मुझे याद है कि जैसे पीसी जोशी से उन्होंने बहुत तद्भव में इन इस तरह के विविध विषयों पर लेखन कराया। मैंने बनास जन में जब अखिलेश पर अंक निकला था, तो मुझे लगा कि उनके व्यक्तित्व पर लिखने की जगह मैं अपने लेख को उनके संपादकीयों पर केंद्रित करूं। और मैंने बहुत पहले भी पढ़ रखे थे, लेकिन मैंने उस वक्त विधिवत उन संपादकीय को पढ़ा, दोबारा पुनर्पाठ एक तरह से जिससे कहते हैं किया। तो मैंने पाया कि देखिए उस पूरे दौर में, सिर्फ उस दौर का नहीं है, यानी उस दौर को अगर आप देखें कि वो दौर है जो सीधे 91-92 के बाद का जो परिदृश्य है, वो एक बाजारीकरण का, उदारीकरण का, जिसको हम एलपीजी के नाम से जानते हैं, वो परिदृश्य है। वो ही परिदृश्य है जिसमें सांप्रदायिकता के उभार का परिदृश्य है। वही परिदृश्य है जिसमें एक तरफ दलित राजनीति है, और उसी परिदृश्य में लगभग उसके थोड़ा पहले, एक दशक पहले, मंडल बनाम कमंडल का एक वो छड़ा था। लेकिन अखिलेश जब इन बिंदुओं को छूते हैं अपने संपादकीय में या अपने पूरे इसकी रचनाओं में, तो वो उसको सीधे एक राजनैतिक पाठ प्रस्तुत नहीं करते हैं, बल्कि वो उस राजनीति को बहुत राजनीति है वहां पर पूरी तरह से। अखिलेश एक पक्षधर कथाकार, एक पक्षधर संपादक हैं, लेकिन उसको वो जैसे बिहाल के का जो उनका संपादकीय है बोलने पर, तो वो सीधा सीधा बोलने की आजादी पर ये हमला और इस तरह से नहीं बोलते, लेकिन बोलने के पूरे मर्म को वो पकड़ते हैं। इसी तरह से उन्होंने अपने तमाम संपादकीय में उस मर्म को रेखांकित किया है। और यही अखिलेश का कौशल है कि अपने संपादन में वो अपने लेखकों को भी और उसका बहुत सजग पाठ करते हैं रचनाओं का,
और लोगों से संवाद करते हैं, और जरूरत पड़ने पर बड़े से बड़े लोगों के साथ भी मैंने उनको संवाद करते देखा है, और उसके 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 पुनर्लेखन के लिए भी वो कुछ ना कुछ जरूरी बात उनको बताते हैं विनम्रता पूर्वक। तो इस तरह से वो एक संपादक के रूप में सिर्फ जो मिल गया सामग्री उसका ही उपयोग नहीं करते हैं कि जैसे आमतौर पर संपादक के पास जो चीज आई, बल्कि वो बहुत एक नजर रखते हैं कि कहाँ क्या लिखा जा रहा है, और अन्य भाषाओं में भी जो कुछ लिखा जा रहा है उस पर भी उनकी गहरी नजर रहती है। तो इस तरह से वो तद्भव एक बहुत ही महत्वपूर्ण पत्रिका के रूप में हमारे सामने आई है, और मैं समझता हूँ कि जल्द ही हम सब लोग उसकी रजत रजत जयंती मनाएंगे, मेरे ख्याल से 2-3 साल के अंदर। और मेरी कामना यह है कि तद्भव निरंतर इसी तरह इसका पाठकीय विस्तार हो। हम सब लोगों को मिलकर के ये कोशिश करनी चाहिए कि इसकी पाठ और अधिक से अधिक पाठकों के बीच में हो। यही बात फिलहाल मैं कहना चाहता हूँ। शुक्रिया। जी शुक्रिया राकेश जी, इन बातों को हम सभी के साथ साझा करने के लिए। और मित्रों, राकेश जी ने कई ऐसे पक्षों की ओर हम सभी का ध्यान दिलाया कि किस तरह से एक संपादक के बनने की अपनी प्रक्रिया है। जिस तरह कोई युग दृष्टा लेखक कई चरणों से होकर आगे बढ़ता है और एक के बाद एक कई खूबसूरत कृतियों को हम सभी के बीच लाता है, उसी तरह कोई दृष्टि संपन्न संपादक भी ऐसे कई पड़ावों से होता हुआ है। कुछ ऐसी पत्रिकाओं की चर्चा की राकेश जी ने जिनसे अखिलेश जुड़े रहे। जब वर्ष 1977 में अखिलेश सुल्तानपुर के बाबू गणपत सहाय डिग्री कॉलेज में बीए में एडमिशन लेते हैं, तो उस कॉलेज में अंग्रेजी के एक प्राध्यापक होते हैं गिरीश चंद्र श्रीवास्तव, जो कभी निष्कर्ष पत्रिका को निकाला करते थे, जो उन दिनों बंद हो गई थी। अखिलेश अपनी छात्रावस्था में भी, विद्यार्थी के उन दिनों में भी हरि भटनागर के साथ मिलकर अपने गुरुवर गिरीश चंद्र श्रीवास्तव की उस पत्रिका निष्कर्ष का पुनरारंभ करते हैं। वर्तमान साहित्य पत्रिका के भी 3 अंकों का संपादन उन्होंने किया, जब विभूति नारायण राय जी उन्हें यह काम सौंपते हैं, जिसकी बात अभी राकेश जी ने की। बाद में भी माया पत्रिका से भी जोड़ते हैं, और उसी संस्थान से जहां माया पत्रिका निकला करती थी, मनोरमा बतौर संपादक अमरकांत काम कर रहे थे। उन अमरकांत का सानिध्य भी अखिलेश को करता था, जिसका आगे कई जगहों पर हम विकास पाते हैं, बतौर लेखक भी, बतौर संपादक। और इस तरह से जब वे माया पत्रिका में भी ज्यादा समय नहीं रहते हैं, मन नहीं लगने से वे वहां से भी हट जाते हैं, और उसके बाद जो चर्चा अभी राकेश जी कर रहे थे, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान पत्रिका अतएब से जुड़ते हैं, और वहां भी लंबे समय तक नहीं रहते हैं। और फिर दिल्ली से जो एक समाचार पत्रिका प्रकाशित हो रही थी, समय सूत्रधार, उसके वे लखनऊ ब्यूरो प्रमुख बन जाते हैं। और उस समय सूत्रधार पत्रिका के लिए उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्रों में जिस तरह से उन दिनों आतंकवाद पनप रहा था, बढ़ रहा था, उसकी रिपोर्टिंग करते हैं। 6 दिसंबर 1992 की घटना से हम सभी परिचित हैं, बाबरी मस्जिद विध्वंस, उसकी भी रिपोर्टिंग अखिलेश ने की थी। और फिर वे समय
जब यह पत्रिका बंद हो जाती है तब वे पुनः इस काम से भी अलग हो जाते हैं और फिर वर्ष 1999 से तद्भव की शुरुआत होती है, जिसकी भी बात आज राकेश जी ने की। अब मित्रों, हम लोग कभी संपादक अरुण देव जी के पास चलते हैं और उनसे इस पत्रिका के बाबत उनकी राय सुनते हैं। अरुण जी, स्वागत। ठीक है अर्पण जी, धन्यवाद आपका। इस आयोजन के लिए सबसे पहले मैं आपको बधाई देता हूं और ये बहुत बढ़िया आयोजन है। मेरी भी कभी इच्छा थी कि जो पत्रिकाएं निकल रही हैं उन पर हम सिलसिलेवार बात करें। ये आपने बहुत बढ़िया किया है ये आयोजन करके। तद्भव पहले अंक से मैं तद्भव से जुड़ा हुआ हूँ। जब आप सुबह आपने बात की थी तो मैं खोजने लगा और संयोग से मुझे तद्भव का वो पहला अंक भी मिल गया। ये तद्भव का पहला अंक है वाह, और मैं क्या बात। जेएनयू का विद्यार्थी था और उसमें मैंने साइन भी कर रखा, जगह भी लिख रखी है, तो ये पहला अंक है। ठीक है, जो मार्च 1999 में छपा हुआ है और जैसा कि राकेश जी ने भी बताया कि ये श्रीलाल शुक्ल पर केंद्रित है और उस समय इसका मूल्य 40 रुपए था। ठीक है, तो लगभग 23 साल हो गए। 23 साल पहले ये पत्रिका 40 रुपए की थी और मतलब ठीक ठीक रकम मानी जाती थी। हिंदी में कथाकारों की जो बाद में संपादक हुए, एक बहुत ही सुदीर्घ परंपरा रही है। खुद प्रेमचंद से यह परंपरा शुरू होती है और बहुत सारे लोग बीच में हुए। मार्कंडे जी का नाम लिया जा सकता है, राजेंद्र यादव और फिर अखिलेश। उन सारी पत्रिकाओं में और तद्भव में कुछ अंतर है। ये जो पत्रिकाएं थी कथाकारों के द्वारा निकाली गई, और भी तमाम लोग बीच में हम जोड़ कमलेश्वर का नाम ले सकते हैं, मोहन राकेश का नाम ले सकते हैं, ठीक है, रविंद्र कालिया का नाम ले सकते हैं और भी कई लोग। उन सारे कथाकारों की साहित्यिक पत्रकारिता और अखिलेश की साहित्यिक पत्रकारिता में कुछ अंतर है। अखिलेश अपनी साहित्यिक पत्रकारिता में बौद्धिक विमर्श को एक तरह से केंद्र में रखते हैं। तद्भव कहीं से भी एक सिर्फ कथाकार की पत्रिका नहीं लगती है। तद्भव में जो लेख छपते हैं, एक तो उन लेखों का दायरा विस्तृत है। समाज विज्ञान से अधिकतर वो लेख जुड़े रहते हैं। वो खांटी हिंदी के लेख नहीं है। और शुरू से ही अखिलेश ने यह जतन किया कि उनकी पत्रिका में 2-3 लेख ऐसे हों जो सामाजिक सरोकारों को कहीं न कहीं से प्रतिध्वनित करें। ये बहुत खास बात है। इस तरह की कोई पत्रिका अगर हम पहल से इसकी चर्चा करें तो पहल में इस तरह के उद्यम थे कि वो भी लेखों को देता था, लेकिन उसमें अधिकतर अनुवाद और साहित्य या उससे जुड़े हुए लोगों पर सामग्री बहुत रहती थी। लेकिन शोध आधारित, शुद्ध रूप से शोध आधारित, समाज वैज्ञानिक बढ़िया लेख वो तद्भव में ही दिखने शुरू। एक तरह से उस समय की समाज विज्ञान की जो पत्रिकाओं की कमी थी उसको तद्भव ने कुछ हद तक पूरा करने की कोशिश की। तो ये एक तद्भव की अपनी एक विशेषता रही है। तद्भव का ये अंक मेरे सामने है और आज मैं इसे देख रहा था तो इसमें अखिलेश जी ने कुछ बहुत अच्छी बात कही है और उनका इसमें एक संपादकीय में पहला ही वाक्य है कि भाई मेरी कुछ कुंठाएं हैं, असफलताएं हैं और अतृप्त इच्छाएं भी हैं जिनके कारण मैं ये पत्रिका निकाला। ये जो कुंठाएं, असफलताएं और अतृप्त इच्छाएं हैं वो लगभग हर साहित्यिक पत्रिका से
जुड़े हुए संपादकों की रहती हैं, अगर वो किसी सरकारी संस्थान की किसी पत्रिका का संपादन कर रहे होते हैं। इसमें अखिलेश जी ने 2-3 बातें बहुत महत्वपूर्ण कही हैं कि वो चाहते थे कि ऐसा काम किया जाए जिसमें नौकरी करने का अनुशासन ना रहे, यानी जो उसमें एक हायरार्की होती है, जो दबाव होता है, और जो सरकार जिस तरह से पत्रिका की दिशा तय करती है, सरकारों के बदल जाने पर पत्रिका का कलेवर बदल जाता है, रूपरेखा बदल जाती है, सामग्री तक में बदलाव आ जाता है, तो उससे पिंड छूटे कम से कम। तो ये तभी संभव है जब आप खुद ही ये पत्रिका निकालें, सृजनात्मक सुख मिले। मतलब केवल छापने के लिए छापने वाली पत्रिकाएं न निकाली जाए, बहुत सारी ऐसी पत्रिकाएं हैं जो कमोबेश उपभोक्ता माल की तरह, मतलब उपभोक्ता के लिए एक माल तैयार करती रहती है। उसमें 8, 10, 15, 20 कहानियां ठुसी हुई मिल जाएंगी आपको, तमाम कविताएं और समीक्षाएं की वजह से कि भाई हाँ, एक अंक निकाल ही देना है और सामग्री इकट्ठी हो जाए तो उसमें दे दिया जाए। तो इसमें सृजनात्मक सुख नहीं है, ये एक काम है कि हाँ भाई एक अंक आपने निकाल दिया, बात खत्म। तो ऐसा नहीं हो, ऐसा अंक निकाला जाए कि उस अंक को देखकर फिर बाद में भी खुशी हो, 10 साल पहले भी वो अंक, 10 साल के बाद भी हम उस अंक को देखें तो लगे कि हाँ, सामग्री ठीक निकली है और अभी भी इन लेखों का या इनमें जो कहानियां छपी हैं उनका अभी भी मूल्य है। उसी में तीसरा वाक्य उनका है कि काम का दीर्घजीवी मूल्य। ये बहुत बड़ी बात है। अमूमन जो व्यावसायिक और सरकारी पत्रिकाएं होती हैं उनमें इस लक्ष्य को प्राप्त करना बड़ा मुश्किल होता है कि कोई आप ऐसी ही चीज छापें जिनका दीर्घकाली मूल्य हो, रचनाएं स्मृति में दर्ज हो और साज सज्जा भी अप्रतिम रहे, सुंदर रहे। तो ये लक्ष्य थे अखिलेश के। तद्भव का जो पहला अंक श्रीलाल शुक्ल पर केंद्रित है, जो मार्च 1999 में छपा हुआ है, उसमें वो कहते हैं कि मैं ऐसी पत्रिका अब शुरू करने वाला हूं जिसमें कोई दबाव न रहे मेरे ऊपर, सृजनात्मक सुख रहे और ऐसी रचनाएं दी जाएं जिनका दीर्घकालिक। तो ये तो एक संपादक की इच्छा है। कोई भी पत्रिका विचार पर स्थापित होती है, अगर उसके विचार को जानना चाहिए। अगर उस विचार को अगर आप जान जाएंगे तो उस कविता को भी समझ लेंगे, उसकी दशा दिशा को भी आप समझ लेंगे। तो उसी संपादकीय में, पहले अंक के संपादकीय में ही अखिलेश ने एक बात कही है, बहुत अच्छी बात कही है, कि मेरी पत्रिका जो तद्भव है, ये तत्सम से तद्भव की यात्रा, राजतंत्र से लोकतंत्र की यात्रा है। तो और लोकतांत्रिक समाज बने। और उसमें वो कहते हैं कि मैं उस पुरानी बात से, ये जैसे अभी चर्चा हुई कि आधुनिक रचनाशीलता का ये मंच है, लेकिन उसमें वो जोड़ते हैं कि उस पुरानी बात से मैं अभी भी जुड़ा हुआ हूं। सामाजिक सरोकार की जो पुरानी बात है, उस बात से मैं अपने आप को अभी भी जुड़ा हुआ पाता हूं। और ये पत्रिका सामाजिक सरोकारों को ध्यान में रखेगी। और इन 23 सालों में हमने देखा कि इस पत्रिका ने इस बात का ध्यान रखा है, अपने संपादकीय में भी सुचिंतित संपादकीय और अपनी रचनाओं में। ये जो पहला अंक है, इस पहले अंक में ही अखिलेश की तैयारी है। ये ऐसा नहीं है कि कोई नया आदमी है और वो पत्रिका शुरू कर देता है, वो अनुभव था। एक कथाकार के रूप में तो वो ख्यात थे ही, उनकी अपनी एक विश्वसनीयता थी, संपर्क थे और अनुभव भी था उनके पास, साहित्यिक पत्रकारिता। तो उस अनुभव के बल पर जो पहला अंक संपादित करते हैं, अगर उसमें छपे हुए नामों को आप गौर करें तो ये वो लोग हैं जो
उस समय या आज भी आप कह सकते हैं हिंदी के शीर्ष लोगों में से हैं। परमानंद श्रीवास्तव, मुरली मनोहर प्रसाद सिंह, सत्य प्रकाश मिश्र, वीरेंद्र यादव, मैत्रेयी पुष्पा, रेखा अवस्थी, लीलाधर मंडलोई, अमिताभ खरे, रविंद्र कालिया, रविंद्र वर्मा, कृष्ण राघव, विद्यानिवास मिश्र, विश्वनाथ त्रिपाठी, गोविंद मिश्र, शीला संधू, गिरीश रस्तोगी, देवेंद्र राज अंकुर, ममता कालिया, गिरीश पांडे, रूपर्ट स्नेल, सुधीश पचौरी, पुष्पपाल सिंह, राकेश जी हमारे सामने बैठे ही हुए हैं। तो ये सारे बड़े लोग हैं। कोई भी संपादक अपनी पत्रिका में इन्हें छाप कर गर्व कर सकता है। और ये पहले अंक में ही ये सारे सितारे जगमगा रहे हैं। तो ये पहले अंक से ही उन्होंने एक तरह से एक लंबी लाइन खींच दी और तद्भव अभी भी उसी रास्ते आगे बढ़ रहा है। इस अंक में मैं देख रहा था, तो इस अंक में अखिलेश ने एक और अच्छा काम किया। देखिए, पत्रिकाएं, प्रिंट पत्रिकाएं होती हैं, बिना पैसे से नहीं निकल सकती हैं, और डिजिटल पत्रिकाओं में भी पैसा लगता है। ऐसा नहीं है कि बिना पैसा के कुछ होता है, लेकिन उस समय तो ये जरूरत थी ही। और एक इसमें संपादकीय में अखिलेश ने एक और बात कही है कि मैं चाहता हूं कि भाई यथोचित मानदेय भी दूं और अपनी गतिविधियों से लेखकों का आदर भी बढ़ाऊं। तो यथोचित मानदेय देने के लिए और पत्रिका निकालने के लिए हम सब जानते हैं कि पाठक बहुत कम रहे हैं साहित्य के, तो इसके लिए हमें विज्ञापन की जरूरत पड़ती है। और इस 226 पेज की पत्रिका में 30 पेज का विज्ञापन है। तो ये 30 पेज का विज्ञापन जुटा लेना भी कोई बहुत आसान काम नहीं है। अखिलेश की जो ये पत्रिका इतनी दीर्घजीवी रही है, उसके पीछे उनका ये भी एक कौशल है कि वो विज्ञापन जुटा लेते हैं। 30 पेज का विज्ञापन है इसमें, जिसमें सरकारी विज्ञापन भी है और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के विज्ञापन। तो ये एक ऐसी बात है, और इसी ने उनको संबल दिया है, आधार दिया है कि वो पत्रिका निकालते रह सके, निकाल सके बिना आर्थिक आधार के। अगर आपके पास, जाहिर है कि उनके पास कोई सरकारी नौकरी तो है नहीं, आजीविका भी आप अपनी चलानी है और एक पत्रिका भी निकालनी है। तो ये जो उन्होंने उद्यम किया, इस उद्यम ने उनकी पत्रिका को संभाले रखा। और अभी मैं जो नया अंक देख रहा था, मेरे पास तो अभी 45वां अंक नहीं है, लेकिन ये 43वां अंक मेरे पास है। इसमें मेरी कुछ कविताएं भी हैं। इसमें भी मैंने देखा कि लगभग इसमें भी 11-12 जो है वो विज्ञापन है। तो ये एक बनाए रखा उन्होंने हर उनके अंक में। मेरे पास उनका दूसरा अंक भी है जो और दूसरे अंक में देखिए आप, पहले अंक में जो शुरू किया था उन्होंने, दूसरे अंक में कौन कौन लोग छपे हुए, जरा उनके नाम भी आप सुन लें। दूसरे अंक में नामवर सिंह की आत्मकथा छपी हुई है, जीवन क्या जिया। अब्दुल मन्नान सैयद, यशोधरा बागची, राजेंद्र यादव, रविंद्र वर्मा, मोहन थपलियाल, वीरेंद्र यादव दूसरे अंक में भी है, बद्री नारायण, ठीक है, केदारनाथ सिंह, विनोद कुमार शुक्ल, नरेश सक्सेना, कात्यायनी, अनूप सेठी, ममता कालिया, कृष्णा सोबती, लीलाधर जगूड़ी, मुद्रा राक्षस, कमलेश्वर, प्रयाग शुक्ल, स्वप्निल श्रीवास्तव, श्री प्रकाश शुक्ल वगैरह। तो ये दूसरा अंक। तो पहले और दूसरे अंक में ही उन्होंने हिंदी के जो प्रथम पंक्ति के लेखक हैं उनको उन्होंने छापा, और इस तरह से ये पत्रिका अपना एक रास्ता इस पत्रिका ने अपने बनाया। और ये बहुत महत्वपूर्ण पत्रिका रही है, हिंदी की कुछ महत्वपूर्ण पत्रिकाओं में से एक पत्रिका है। ये पत्रिका तब निकली जब आलोचना की धार, आलोचना पत्रिका जो नामवर सिंह निकालते थे, फिर उसके संपादक परमानंद श्रीवास्तव भी हुए और उसके प्रधान संपादक नामवर सिंह बने रहे थे। तो वो पत्रिका धीरे धीरे अपनी धार खोती जा रही थी, और
हिंदी में कथाओं की हंस पत्रिका तो थी ही, पहल भी बौद्धिक की पत्रिका थी। उस बीच में तद्भव ने अपनी एक जगह बनाई और धीरे 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 ये 23 वर्ष की जो यात्रा, लगभग 2 दशकों की जो यात्रा है, इस यात्रा में तद्भव ने प्रथम पंक्ति की पत्रिकाओं में अपनी महत्वपूर्ण स्थान बना लिया है। और तमाम इसमें ऐसी चीजें छपी हैं। राकेश जी कह रहे थे कि लगभग 30 किताबें छपी हैं, मुर्दहिया इसमें छपी, और कोई भी संपादक गर्व कर सकता है कि वो उसने मुर्दहिया को किस्तवार छापा अपने आप, जो कि बहुत ही बेहतरीन किताब है। जहां तक मुझे याद है, एक घटना मुझे याद आ रही है। समालोचन में जनवरी 2016 में एक संस्मरण छपा था अखिलेश जी का, सूखे ताल मोरनी पिहके। ये मान बहादुर सिंह की हत्या और मान बहादुर सिंह के संस्मरणों पे है ये संस्मरण। उनके इस नई जो किताब आई हुई है उसमें भी है ये। तो इस पर विष्णु खरे से उनका एक बहुत तीखा विवाद हुआ। विवाद क्या कहिए, संवाद कह सकते हैं। विष्णु खरे ने बहुत तीखे और आक्रामक प्रश्न उठाए। अखिलेश जी ने बहुत ही संयत तरीके से उसका जवाब दिया और कहा कि भाई इसे चुनौती न माना जाए। और उसमें एक प्रश्न विष्णु खरे ने यह कहा था कि भाई ये जो संस्मरण है मान बहादुर सिंह पर, जो जिसे आपने समालोचन में दिया है छपने के लिए, उसे आप तद्भव में भी दे सकते थे या तद्भव के किसी अंक में। तो अब उसका जवाब तो अखिलेश ने नहीं दिया, लेकिन उसमें जो बात मुझे समझ में आती है कि भाई कोई भी संपादक अपनी पत्रिका, अपनी चीजें देने से बचता है। और मुझे लगता है कि जब तक बहुत जरूरी ना हो, उसे अपनी पत्रिका में अपनी कोई सामग्री नहीं देनी चाहिए, खासकर सृजनात्मक सामग्री तो नहीं ही देनी चाहिए। तो ये एक अखिलेश की एक संपादकीय दृष्टि है, एक नैतिकता है जिसका वो पालन करते हैं, और अभी भी हम देखते हैं कि वो इस पर दृढ़ है। तो ये एक जरूरी पत्रिका रही और इसने तमाम लेखकों को तैयार किया है। एक आदर्श की तरह हमारे सामने, एक मानक पत्रिका की तरह है कि हिंदी की अगर कोई एक बौद्धिक पत्रिका निकलती है, जाहिर है कि इसका अप्रोच या इसका रीच या ये बहुत बहुत ज्यादा सामान्य लोगों को सम्मुख नहीं है। ये बहुत पढ़े लिखे लोग और जो हिंदी या समाज विज्ञान से उनको संबोधित है, क्योंकि इसमें जो सामग्री छपती है उसको समझने के लिए भी आपके पास एक मिनिमम अध्ययन की आवश्यकता पड़ती है। तो इस रूप में ये इसका एक बहुत महत्व है, और आगे कभी इसका मूल्यांकन होगा तो बात निकल कर आएगी कि तद्भव ने हिंदी समाज को, हिंदी साहित्य को क्या दिया। एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि वैसे तो हिंदी साहित्य में एक युग का नाम महावीर प्रसाद द्विवेदी ही है, द्विवेदी युग जिसको कहते हैं, सरस्वती के वो संपादक थे। लेकिन इसके बावजूद हिंदी में लेखकों की और रचनाओं की बहुत चर्चा होती है, लेकिन संपादकों की और खासकर साहित्यिक पत्रकारिता की कम चर्चा होती है। अगर आप देखें तो कविता पे आपको सैकड़ों पुरस्कार दिखाई देंगे, कहानी पे दिखाई देंगे, लेकिन संपादन पर कौन सा पुरस्कार है? एक आध दो पुरस्कार मुश्किल से है। तो संपादन भी एक बहुत जरूरी काम है, वो भी एक तरह से सृजनात्मक लेखन का ही एक्सटेंशन है, विस्तार है। अगर संपादक नहीं होंगे, संपादक ये कहें कि नहीं मैं अपना सृजनात्मक लेखन ही करूंगा, तो जाहिर है कि जो हमारे लेखक है उनको मंच कहाँ से मिलेगा। तो वो भी इतना ही महत्वपूर्ण कार्य है, और इसमें कुछ संस्थानों को आगे आना चाहिए और ऐसी पत्रिकाओं को आर्थिक सहायता भी देनी चाहिए बिना किसी शर्त और दबाव के, और ऐसे संपादकों को पहचान कर उन्हें सम्मानित भी करना चाहिए समाज की ओर से, हिंदी समाज की ओर से। धन्यवाद जी, शुक्रिया अरुण जी। और मित्रों, हम पृथ्वी जी की ओर बढ़ें इससे पूर्व हमारे कुछ वक्ताओं की यहाँ पर टिप्पणियां आई हुई हैं।
तो उनमें से एक दो सुन लेते हैं और फिर पृथ्वी जी के पास चलेंगे। और अरुण जी और राकेश जी अगर दोबारा भी कुछ कहना चाहें तो निश्चय ही कहें। मैं एक दो अभी जो कमेंट्स हैं उसको यहाँ पर लेता हूं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं, माफ कीजिएगा, ये अभी इसको हम थोड़ा रुक कर देखेंगे, यह उससे पहले कमेंट देख लें और फिर आगे बढ़ेंगे। नमस्कार। ये बार बार कुछ दूसरी फाइल चल रही है तो थोड़ा सा मुझे, हाँ जी, ये कमेंट हम लेते हैं। अनिल त्रिपाठी जी को सुनते हैं मित्रों। पत्रिकाओं की दुनिया में तद्भव एक बहुत ही महत्वपूर्ण पत्रिका है, और ये इसलिए क्योंकि हंस, कथादेश, पहल जैसी पत्रिकाएं जब एक समय आईं तो ठीक उसी के आसपास जो है ये तद्भव आया, और तद्भव ने बहुत तेज़ी से पाठकों के बीच में जगह बनाई। और उस जगह बनाने का एक बहुत बड़ा कारण ये था कि तद्भव में बहुत महत्वपूर्ण सामग्री का छपना। मुझे मालूम है कि बहुत सारी कृतियाँ तद्भव में छप करके ही दुनिया के सामने आईं। मुर्दहिया जैसी कृति, जिसके बारे में मैं कह सकता हूँ कि तुलसी राम से लिखवा लेने का जो श्रेय है वो अखिलेश को जाता है, और ये पूरी कृति बनी, और हम सब जानते हैं कि हिंदी की बहुत महत्वपूर्ण कृति बनी। तद्भव ने क्या किया कि एक पूरे जो साहित्यिक पत्रिका की एक दुनिया थी उसमें एक नया मुकाम इसलिए भी हासिल किया क्योंकि उसने नए नए लेखकों की खोज की। उन लेखकों में बहुत सारे ऐसे बड़े नाम सामने हैं और बहुत सारे लोग नए आए। दूसरी बात मुझे लगता है कि उसके जो कॉलम लिखे, जो उसमें सीरीज़ आई, जिसमें राजेश जोशी का किस्सा कोटा है, जिसमें विश्वनाथ त्रिपाठी का अभी भी वो लिख रहे हैं लगातार बलरामपुर के पूरे समय को लेते हुए, और यही नहीं, ममता जी का जो है इलाहाबाद को लेकर के आया, पीसी जोशी का एक सीरीज चली। तो इस तरह से अगर हम देखें कि एक सीरीज़ तरीके से व्यवस्थित लेखन की दृष्टि से भी तद्भव ने एक बड़ा योगदान दिया है। इसके साथ साथ बिल्कुल युवा कवि या युवा रचनाकार, जो अखिलेश की सबसे बड़ी खूबी यही है कि वो तो खोजते हैं कि जो युवा है और जिसमें प्रतिभा है उसको सामने ले आया जाए। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो तद्भव को बड़ी पत्रिका बनाती हैं। इसके अलावा पत्रिकाओं की संपादकीय जो है वो हमेशा महत्वपूर्ण रही है, और अखिलेश ने उस परंपरा का पालन किया, और प्रायः हर महत्वपूर्ण मुद्दों पर उन्होंने अपने संपादकीय में टिप्पणियाँ की। और उन टिप्पणियों को पढ़ते हुए, उस संपादकीय को पढ़ते हुए आपको लगेगा कि हमारे आसपास की दुनिया में जो कुछ भी हलचल है, वो चाहे सामाजिक हो, राजनीतिक हो, साहित्यिक दुनिया में या साहित्यिक दृष्टि से हम कैसे उसे देख सकते हैं, इस पर भी उन्होंने बहुत गहन विचार किया अपने संपादकीय में। तो मुझे लगता है तद्भव हिंदी की अत्यंत महत्वपूर्ण पत्रिका है, और लगभग इस समय मैं कहूँगी कि उसका कोई दूसरा विकल्प नहीं है। मेरे लिए तो आप कह लीजिए कि उसका स्थानापन्न कोई दूसरी पत्रिका नहीं है। तो मैं यही बात कह सकता हूँ तद्भव के बारे में। धन्यवाद। आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी जी जी, शुक्रिया अनिल त्रिपाठी जी अपने कमेंट्स को हमारे साथ साझा करने के लिए। बीच में हमारे पास कुछ और महत्वपूर्ण रिकॉर्डिंग्स हैं, कमेंट्स हैं तद्भव को लेकर, उसे भी सुनेंगे, मगर उसके पूर्व पृथ्वी जी के पास चलते हैं और उनसे तद्भव के रिगार्डिंग उनकी राय लेते हैं। पृथ्वी जी, स्वागत, माइक को ऑन कर लें। बहुत शुक्रिया अर्पण जी और जनसुलभ पुस्तकालय। दरअसल बड़ी मुश्किल हो गई है, राकेश जी और अरुण देव और अनिल त्रिपाठी ने संक्षेप में ही, लेकिन जो भी तद्भव पत्रिका के महत्वपूर्ण आयाम हो सकते हैं उन सबको स्पर्श कर दिया है। देखिए, मुझे ये लगता है कि तद्भव पत्रिका के हर अंक पर एक
बहुत अच्छी खासी बातचीत हो सकती है, चाहे वो उसके संपादकीय हो, चाहे वो यात्रा संस्मरण हो, लंबी कहानियां हो, कविताएं हो, और सबसे महत्वपूर्ण जो मेरा ध्यान, अगर मैं कहूँ कि पहले अंक के बाद से ही जो तद्भव पढ़ना शुरू किया, तो बतौर पाठक सबसे पहले मैं संपादकीय देखती थी, उसके बाद कि लेख क्या छपे हैं। खासतौर से जो शोधपरक लेख हैं, उनको पढ़ने के बाद हमेशा ये मुझे एहसास होता था, और मैं अपने दोस्तों के बीच ये बड़े जोर शोर से कहती थी कि हिंदी में एक ऐसी पत्रिका है जो अपने स्तर में, गुणवत्ता में, अंग्रेजी की बेहतरीन जो जर्नल्स हैं उनके मुकाबले बिल्कुल बेहतर ही है, और उनकी बराबरी कर लेती है। क्योंकि हमें हमेशा ये कष्ट होता था कि हिंदी में जो लेख छपते हैं, कुछ पत्रिकाएं निश्चित रूप से अच्छी होती थी, लेकिन जो एक बड़ी संख्या में जो पत्रिकाएं आती थी, मुझे हमेशा लगता था कि कहानियां, जो एक जो कथा लेखन है, उसकी तो वो बहुत अच्छे से भरपाई करती थी, लेकिन एक जो बौद्धिकता है हिंदी समाज की, जो हमारे समय के सवाल हैं, जो एक दुनिया में जो हलचल है, वो एक साथ अगर कहीं मिलती थी या मिलती है, तो वो तद्भव पत्रिका है। और सबसे बड़ी बात तो ये कि लगातार अपना फॉर्म बनाए रखना, पहले अंक से 45वें अंक तक वही गुणवत्ता, कि हर बार आप उतनी ही उत्सुकता से देखते हैं कि इस बार क्या है तद्भव में, और हर बार एक खास चीज देखिए कि एक संपादक के लिए ये कितनी बड़ी चुनौती है कि उसको पता है कि उसके पाठक ये अपेक्षा करते हैं कि तद्भव में हर अंक में कोई ना कोई एक ऐसी विशिष्ट बात होगी, एक ऐसा लेख, एक ऐसा कुछ संस्मरण, कुछ ऐसा होगा जो कहीं और नहीं होगा, और उसमें तद्भव अंक दर अंक बिल्कुल खरी उतरती है। और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि जैसे कि एक पाठक के रूप में मैंने जिन बातों को नोटिस किया, मुझे लगता है कि अधिकांश लोग उस बात को महसूस करते हैं और उन्होंने उसको अभिव्यक्त भी किया। मुझे लगता है कि जो तद्भव के संपादकीय हैं, उस पे एक बहुत अच्छा शोध प्रबंध लिखा जा सकता है, और हिंदी साहित्य में आने वाले दिनों में जरूर उस पे काम होगा, क्योंकि इस संपादकीय की खासियत है कि वो बहुत शोर नहीं करती है, बहुत ही संयमित ढंग से, लेकिन जहां चोट करनी चाहिए, एक बहुत पूरी शालीनता और गरिमा के साथ जो आलोचना है, जहां उंगली रखनी चाहिए, चाहे वो एक हमारे समय का जो, अब मैं कहूँ कि जो दुःस्वप्न है, जो संकट है दुनिया के सामने, जो मूल्य अरुण देव ने पहले अंक में जिस लोकतांत्रिक मूल्यों की बात की, वो अभी तक उनकी, मुझे लगता है कि उनके संपादन की सबसे बड़ी जो चिंता है कि देश को लेके, जो हमारा देश है, इसको लेके हमारा जो सपना था, जो हम देश बनाना चाह रहे थे, साहित्य और रचना धर्मिता और वैचारिकी के माध्यम से कहाँ चूक हो रही है। ये जो आज बड़ी शक्तियां हैं, अगर हम लगातार देखें तो जो हमारे समय में बाजार की ताकत है, भूमंडलीकरण, पोस्ट ट्रुथ सोसाइटी, बहुसंख्यकवाद का आतंक, संस्कृति में जिस तरीके से उसका एक विद्रूप रूप सबको या लोगों को वशीकृत कर देना, एक बड़े समाज की सोचने की शैली को ही राज्य जिस ढंग से अपनी मशीनरी का इस्तेमाल करके अपने कब्जे में कर चुका है, वो जो एक समय की चिंता हो सकती थी, उसको इतने बेहतरीन ढंग से अखिलेश जी ने अपने हर अंक में अभिव्यक्त किया है कि पढ़ के लगता है कि हाँ, यही तो हम चाह रहे थे, और देखो यही हमारे, यही मतलब कि एक मांग है कि कोई है जो हमारी तरफ से इन बातों को बहुत ही सशक्त ढंग से लिख रहा है। सबसे खास बात तो ये है कि एक जो प्रतीक्षा वाली बात होती है, वो सोशल मीडिया पे नहीं है। अगर आपको लगे कि इस मुद्दे पे अखिलेश जी क्या सोचते हैं, तो आपको बाकी लेखकों की तरह या विचारकों की तरह या बौद्धिकों की तरह मिनट मिनट पे उनकी प्रतिक्रिया नहीं मिलेगी कि उन्होंने इस मुद्दे पे ये राय रखी है। लेकिन जो बहुत बड़े मुद्दे हैं, उनको आप तद्भव के अंक में बहुत ही सुनियोजित और व्यवस्थित ढंग से, जैसे एक मूर्तिकार या शिल्पी छेनी हथौड़ी के साथ बहुत मेहनत करता है, वो अपने शब्दों पे उतनी मेहनत करते हैं, जिसमें विचार के अलावा आप देखें जो उनकी जो भाषा है, जो वाक्य विन्यास है, मुझे तो सबसे ज्यादा जो अनुराग हुआ तद्भव में उसकी भाषा से हुआ, खासतौर से संपादकीय की भाषा है कि बिल्कुल आम बोलचाल के शब्द जो हिंदुस्तानी हैं, उनका कितना बेहतरीन इस्तेमाल है, जो एक
सिखाने की भी प्रक्रिया है। मुझे हमेशा लगता है कि हम एक पत्रिका ऐसी है जो निरंतर जो पाठक वर्ग है, जो हिंदी समाज है, उसको कई तरीके से लगातार समृद्ध कर रही है। बहुत सारे वक्ताओं ने कहा कि पहले और दूसरे अंक में ही इतने बड़े-बड़े लेखकों के नाम हैं कि उनको अपनी पत्रिका में छापकर कोई भी समादृत और गौरवान्वित महसूस करता। लेकिन बड़े नाम तो अब भी हैं। अब भी आप हर अंक में देखिए तो जो हिंदी साहित्य के मूर्धन्य लोग हैं, या वो अपने बचपन की यात्रा कर रहे हैं, या किसी के जयंती पे उनकी रचनाओं का पुनर्पाठ हो रहा है, तो वो तमाम महत्वपूर्ण लोग तो छप ही रहे हैं, लेकिन साथ ही ये पत्रिका थोड़ा-सा एक सुखद आश्चर्य भी देती है कि एकदम से कोई एक ऐसा अनाम नाम आपके सामने आ जाता है और आप पूछते हैं कि अरे ये लिखते हैं, इन्होंने पहले क्या लिखा है, इनकी रचनाएँ क्या हैं? तो बिल्कुल नए लोगों को एक संस्थान की भांति की एक नज़र रखना, एक अनुसंधान, एक संपादक का जो अनुसंधान वृत्ति है कि मैं पत्रिका में कैसे लोगों से लिखवा सकता हूँ। और आप देखिए कि वो लोग जो मूल रूप से अंग्रेजी में लिखते थे, कितने लोगों ने तद्भव में हिंदी में लिखा और बड़ा महत्वपूर्ण लिखा। अभी मुझे जो फौरी तौर पे जो नाम याद आ रहे हैं, जैसे सुविधा जायसवाल हैं, आदित्य निगम हैं, हरबंस मुखिया हैं, वो तमाम लोग जो अंग्रेजी में लिखते आए हैं, उन्होंने तद्भव में हिंदी में लिखा और बहुत अच्छा लिखा। और अभी जो मैं तुरंत 45वां जो अंक है, उसको लगभग मैंने आधा पढ़ लिया। और जो आशुतोष भारद्वाज का लेख है, उसको पढ़ के तो मैं चूंकि मेरी एक रुचि है संघर्ष क्षेत्रों के अध्ययन में, और मुझे पढ़ के लगा कि ये कितना इन्होंने कैसे आशुतोष भारद्वाज ने ये जो लिखा है वो हमारे पास जिस रूप में आया है वो कितनी महत्वपूर्ण सूचना है, उसमें कितने संतुलित होके जो एक मिलिटेंसी का पक्ष है, राज्य का जो पक्ष है, जो आम कश्मीरी है, कश्मीर पे हम लोगों ने इतनी सारी चीजें पढ़ी हैं, उसमें ये आशुतोष भारद्वाज का जो लेख है वो बहुत एक ताजगी से भरा लेख है, और मुझे तो पढ़ के वो इतना अच्छा लग रहा है। और साथ ही हर अंक में जैसे कि राजेश जोशी ने जो अपने बचपन के बारे में लिखा, उसको पढ़ना न सिर्फ एक अनुभव के तौर पे, एक भाषा के रूप में भी वो बहुत ही अच्छा लगा। विश्वनाथ त्रिपाठी जी का जो लगातार आ रहा है, और सबका जिक्र किया, मुर्दहिया का जिक्र और मणिकर्णिका का जिक्र सबने किया। तो मैं अपने को बहुत ही, आप मान सकते हैं कि मुझे बहुत ये बताते हुए अच्छा लग रहा है कि कई बार तद्भव के अंकों को बनने की प्रक्रिया से मैं थोड़ा सा मुझे पता चलता रहा है। और कई बार अखिलेश जी ये बताते थे कि तुलसीराम जी के लिए लिखना कितना मुश्किल है, क्योंकि उनकी डायलिसिस होती थी, वो बिल्कुल अशक्त हो जाते थे, बीमार हो जाते थे, लेकिन फिर भी एक आग्रह का ध्यान रख के, और वो आग्रह जो पता था कि कितना बड़ा अवदान वो देने जा रहे हैं। देखिए मणिकर्णिका और मुर्दहिया जब आई, उसने दलित आत्मकथाओं का जो परिदृश्य है उसको बिल्कुल किस ढंग से बदल दिया, और ये तद्भव के ही माध्यम से हुआ। तो कितने अलग है तुलसीराम, वो प्रतिशोध, वो घृणा और वो नफरत, वो जायज है, उस पे मैं टिप्पणी नहीं कर रही हूँ, लेकिन जितने अलग अंदाज में तुलसीराम ने लिखा है, आज देखिए वो पूरे एक हिंदी समाज में ही नहीं, मैं कहूंगी कि एक भारतीय साहित्य में एक दस्तावेज के रूप में हमारे सामने एक उपलब्धि के रूप में मौजूद है। तो ये बिल्कुल सही बात है कि अगर हम ये देखें कि पिछले 15-20 सालों में जो हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण रचा गया है, चाहे वो आत्मकथा के रूप में, संस्मरण के रूप में, कहानी के रूप में, आप देखेंगे कि उसका एक अधिकांश हिस्सा जो है वो तद्भव में प्रकाशित हुआ है। मैं भी थोड़ा सा अतीत की गलियों की तरफ जा रही हूँ, जो अरुण देव जी ने जिक्र किया था कि तद्भव उस दौर में आई थी जब हंस का बोलबाला था, कथादेश भी हर अंक में थोड़ी चर्चा बटोरता था, और जेएनयू का थोड़ा माहौल भी ऐसा था। उसी बीच हमने सुना कि लखनऊ से एक पत्रिका निकली है तद्भव, उसको देखा जाए, और हम लोगों ने जिस तरीके से उसका एक सामूहिक वाचन किया, और फिर अखिलेश जी के बारे में चर्चा शुरू हुई, और जो लोग हिंदी साहित्य के विद्यार्थी थे उन्होंने कहा कि वही चिट्ठी वाले अखिलेश जी हैं, और उन्होंने जो तद्भव निकाली है। तब जब मैंने जो पहला मुझे याद है कि रोहिंटन मिस्ट्री पे जो लेख पढ़ा था मैंने वीरेंद्र यादव का, तो ये एक अलग तरीके से खुशी की बात थी कि ये जो हिंदी से इतर जो भाषाएं हैं,
उससे भी जो एक परिचय कराने की प्रक्रिया है तद्भव में वो लगातार मौजूद दिखी। और कई सारे लेख हैं, मैंने तो अभी कहा ना कि हर अंक पे हम लोग एक बहुत लंबी बातचीत कर सकते हैं। जैसे दीप्ति प्रिया मेहरोत्रा का जो लेख है किसानन जग्गी देवी, मुझे यकीन है कि बहुत सारे लोगों के लिए बिल्कुल एक पहली जानकारी के रूप में वो सामने आई होगी। कि तो मैं हमेशा कई बार ये पूछती थी जब भी मौका मिला बात करने का कि कैसे संपर्क हुआ या कैसे आपने ये लेख बताया। और मुझे आप लोगों से भी ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि वो तमाम लोग जो बहुत महत्वपूर्ण पदों पे हैं, वो तद्भव पत्रिका से, इसकी गुणवत्ता से, इसकी स्तरीयता से वाकिफ हैं। और ये बहुत कोई इतर बात नहीं होगी अगर मैं बताऊं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका अच्छा खासा रसूख है, वो लिखते भी हैं, लेकिन ऐसा कोई भी व्यक्ति कामयाब नहीं हो पाया जो सोच रहा था कि मैं उच्चाधिकारी हूं तो मुझे ये अधिकार प्राप्त हो गया है कि तद्भव में मेरी रचना छप जाएगी। मुझे तमाम ऐसे किस्से पता है कि वो लोग नाराज हुए, संबंध भी खराब हुए, उन्हें लगा कि तद्भव में छप जाएंगे, या बहुत कैजुअली कह दिया कि छाप दीजिए। तो एक संपादक की गरिमा से, एक लेखक की गरिमा से अखिलेश जी ने कभी भी समझौता नहीं किया। तो ये भी एक जानना एक अतिरिक्त खुशी देता है कि हाँ, एक जो लेखक अपने पूरे स्वाभिमान और आत्मसम्मान के साथ एक गरिमापूर्ण ढंग से अपनी पत्रिका को बचाए रखता है, ये बहुत ही अच्छी बात है। संभवतः यही कारण है कि जिस तरीके से तद्भव को पसंद करने वाले लोगों की एक बहुत लंबी चौड़ी संख्या है, उसी तरीके से कतिपय कारणों से कुछ लोग हैं जो तद्भव को नापसंद करते हैं। लेकिन मजे की बात यह है कि वो नापसंद करने के बावजूद तद्भव की गुणवत्ता पे सवाल नहीं उठा पाते हैं। और मुझे लगता है कि यही एक पत्रिका की सफलता है, यही कामयाबी है कि ठीक है आप पसंद मत करिए, लेकिन आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं तद्भव को। और ये भी साथ ही खुद इतनी मेहनत, जैसे कितनी बातें, जब कई बार होते हैं कि 4 बजे उठ के एक संपादक जो कि लेखक भी है और निरंतर लेखन भी कर रहा है, अभी जिसकी रचना धर्मिता बची हुई है, ये कितनी कितनी बड़ी बात है। अभी मेरे ख्याल से आप ही के शो में ममता कालिया जी ने कहा था कि इतनी सारी कहानियों को पढ़ने के बाद भी खुद लिखने को बचाए रखना एक बहुत बड़ी बात है। और मैं बिल्कुल इत्तेफाक रखती हूँ कि वाकई ये बहुत बड़ी बात है। प्रूफ रीडिंग का काम कई बार मैंने भी भाई मुझे ये पता है कि वो हमारे समय के एक बहुत बड़े लेखक हैं, लेकिन कई बार जब हम लोग ये उनका बड़प्पन है कि वो उनका ये व्यवहार है, उनके व्यवहार में एक ऐसा लोकतंत्र है कि आप बहुत ही सहज महसूस करते हैं, या वो ऐसा करवाते हैं कि आप कई बार कुछ छूट लेके भी बातें कह देते हैं। खुद मैंने कई बार कहा कि आप एक सहायक क्यों नहीं रख लेते हैं, इतनी मेहनत करनी पड़ती है। तो खुद उनका जवाब होता है कि अगर मैं सहायक भी रखूंगा तो मैं खुद पढ़ूंगा, प्रूफ रीडिंग का जो काम है वो मैं खुद करूंगा। तो आप देखिए एक एक शब्द के प्रति कि मेरी पत्रिका है, और इसमें जो एक बार जो मैंने पैमाना इसका बनाया है, जो मानदंड तय किए हैं, उसमें कहीं से भी ह्रास गिरावट नहीं होनी चाहिए। इसके लिए वो सारा परिश्रम करने को तैयार है। तो उस पत्रिका के लिए जो इनकी प्रतिबद्धता है, एक जैसे तद्भव एक परिवार की तरह, जैसे परिवार के सदस्य होते हैं जिससे जुड़ाव होता है, तो तद्भव का भी एक लंबा चौड़ा परिवार है। और हम सबको जो तद्भव में कुछ प्रकाशित होता है तो मुझे अच्छा, इस बार तद्भव में ये मुझे याद है कि एक उपासना नाम की लड़की की कहानी बहुत पहले छपी थी और मैंने उनका नाम कभी नहीं सुना था, लेकिन वो कहानी पढ़ के, उस कहानी में गीता नाम की पात्र है वो महिला, मुझे इतनी खुशी हुई कि मैंने तुरंत फोन किया और मैंने पूछा कि इस लड़की की कहानी आपको कहाँ से मिली। और जो अखिलेश जी ने जो बताया तो मुझे हमेशा लगा कि देखो एक अद्भुत क्षमता है ना कि किसी के अंदर से वो प्रतिभा को पहचान लेना, उस क्षमता का आकलन करके ऐसे लोगों से लिखवा लेना जो कभी नहीं सोचते थे कि हाँ मैं ये लिख सकता हूँ या लिख सकती हूँ। और एक मैं कहूंगी कि अतिरिक्त उल्लेख का विषय है कि तद्भव में स्त्री रचनाकारों की जगह भी ठीक ठाक रही है, ना सिर्फ कहानी और कविता में, बल्कि जो शोधपरक लेख हैं थोड़ी कम है
लेकिन उनकी उपस्थिति महसूस होती है और मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में ये इसको और जगह मिलेगी। जहाँ तक कविताओं का सवाल है, हालाँकि मुझे कविताएँ बहुत पसंद है, लेकिन मैं हमेशा संपादकीय और शोधपरक लेखों के बाद ही कविताओं पे जाती हूँ। तो मुझे ये भी लगता है कि जो बहुत सारी महत्वपूर्ण कविताएँ जो चर्चित हुईं, वो भी तद्भव में ही आईं। और बार-बार, जैसे एक बार याद है कि बार-बार ये कहना कि अंक आने वाला है, आप लिख दीजिए, या जो बहुत लेखक होते हैं वो मूडी भी होते हैं, जैसे कृष्णा सोबती से लिखवा लेना। उस पूरी प्रक्रिया को जब कई बार अखिलेश जी बताते हैं तो वो बड़ा रोचक भी लगता है। लेकिन हाँ, लिखवा लेना और इतने लोगों का स्नेह पाना, जो वरिष्ठ साहित्यकार हैं, अगर उनकी नाराजगी भी रही, जो अखिलेश जी ने कई बार बताया है, तो बहुत प्रेम भी दिया। जैसे दूधनाथ सिंह के साथ वो अपने कई सारी बातों को बताते हैं, और जब अक सामने आई है तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि इसकी बहुत सारी बातें हमें पहले भी पता थी, कई बार बातचीत के दौरान ये बताते थे। तो मैं तो इसको भी कहूंगी कि एक नया लेखक, एक नवांकुर भी अगर जा रहा है उनके पास, अगर उनको ये लग गया, देखिए अगर लग गया कि ये अ, इसमें छद्म है या नकली है, तो मेरे ख्याल से वो समय नहीं मिलेगा। लेकिन अगर कोई जेन्युइन है तो मुझे लगता है कि अखिलेश जी उसको पूरी जगह देते हैं और बल्कि प्रोत्साहित ही करते हैं। अगर मैं तो एक, बिल्कुल आप मान सकते हैं आम पाठक, लेकिन तद्भव के लिए जब मैं लखनऊ में मिली अखिलेश जी से कथा क्रम के दौरान, वो भी एक, अगर किसी शहर की साहित्यिक गतिविधियों के बारे में लिखा जाए तो जो कथा क्रम के शुरुआती दौर हैं वो लखनऊ के साहित्यिक इतिहास में मील का पत्थर हैं। वो एक दौर था जिसकी पूरे वर्ष प्रतीक्षा होती थी। और मुझे याद है कि जब मैं जेएनयू से आई थी लखनऊ, तो मैं अखिलेश जी, वीरेंद्र जी और राकेश जी से, शैलेंद्र सागर जी से अगर एक साथ मुझे जो मिलने का सुअवसर मिला था, वो कथाक्रम का ही एक आयोजन था। और मैं ऐसे ही गई और मैंने कहा कि मैं तद्भव को बहुत पसंद करती हूँ। मैं ही नहीं, मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो तद्भव को बहुत पसंद करते हैं। और उसके बाद फिर पुस्तक मेले में श्रीलाल शुक्ल जी को पसंद करने वाले जो हमारे साथी लोग थे, वो हम उनसे मिलने गए। और अखिलेश जी से वहां थोड़ी थोड़ी जो बात थी, उन्होंने एक बार ऐसे ही कहा कि आप सूत्रधार की पढ़ने का शौक है तो सूत्रधार की समीक्षा करिए। तो ऐसे नए लोगों को बस ये जान के कि हाँ, अगर क्या क्षमता है, लिखने की क्षमता है, लेकिन आप ये श्योर नहीं हो सकते हैं कि अगर हमने जो लिख दिया वो आएगा ही आएगा। लेकिन ऐसे लोगों से लिखवा ले जाना, तो मुझे लगता है कि जो तद्भव की जो समीक्षाएं हैं वो भी एक बहुत ही स्तरीय हैं। और एक बार जो सूत्रधार की समीक्षा लिखने के बाद, और मुझे उम्मीद नहीं थी, बहुत अलग अलग जगहों से लोगों ने संपर्क किया, और अगर समीक्षा पढ़ के कोई पुस्तक पढ़ने को प्रेरित होता है तो वो भी जान के अच्छा लगता है। तो वो जो एक लिखने का भी थोड़ा सा संबंध बना तद्भव से, वो भी मेरे एक निजी अनुभव में एक बहुत ही सुंदर, एक संजो के समार के रखने लायक स्मृति है कि कैसे धीरे धीरे और भी बहुत सारी किताबें आई। और जो नए लेखक हैं, मसलन अब वो लिख रहे हैं, कहाँ हैं, कुछ लोगों ने अपनी धारा बदल दी, तो सिर्फ बड़े नाम नहीं, चंदन पांडे, कुणाल सिंह, गौरव सोलंकी, इन सबकी कहानियां, वो प्रभात रंजन, पंकज मित्र, तमाम नए लोगों की कहानियां तो मैंने तद्भव में ही पढ़ी। और सबसे जो अभी भी हो सकता है, मैं अपनी बात को दोहरा रही हूँ, क्योंकि मैंने एक ऐसे भी पूछ रही थी मैं किसी से जो कि इनका साहित्य से कोई बहुत संबंध नहीं है लेकिन तद्भव से वाकिफ है, कि भाई अगर कहा जाए कि तद्भव आपको क्यों अच्छी लगती है, तो वही बात कि लगातार उस स्तर को बनाए रखना, कि कोई एक अंक ऐसा नहीं कि आप कहें कि भाई ये हल्का है या इसमें ये रचना नहीं होनी चाहिए थी। आप अगर उसकी कहानियों को ही पढ़ें, अभी जो अनु अनामिका की जो कहानियां हैं, बिल्कुल एक नए तेवर की वो कहानी है, नए अंदाज से लिखी गई है, लेकिन वो एक स्त्री विमर्श में एक छोटी ही कहानी है, लेकिन मेरी नजर में वो किसी भी बहुत कथित लंबी और नारेबाजी वाली कहानी से
बहुत अलग, वो बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी मुझे लग रही है। उन्होंने जो एक 3 छोटे-छोटे अंकों में कहानी लिखी है, तो इस तरीके से यदि पूरी ऐसी जो तद्भव में प्रकाशित कहानियाँ हैं, जो संस्मरण है, जो शोधपरक लेख हैं, अगर शोधपरक लेखों का ही एक संग्रह आए, तो मुझे लगता है कि हिंदी भाषा में किए गए सामाजिक, राजनीतिक जो वैचारिक चिंतन है, उसके बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज तैयार होंगे। जैसे ईपीडब्ल्यू अपना कोई एक स्पेशल इश्यू निकालती है, उसी तरीके से यदि तद्भव के ऐसे लेख, जैसे अभी युवा राहुल सिंह कितना अच्छा लिखते हैं, अगर कोई ऐसा लेख आता है तो निश्चित रूप से वो पढ़ने के लोग पढ़ते हैं। जो शिरीष खरे हैं, अभी इतने चर्चित हो गए हैं, उनका भी लेख जो नर्मदा पे था वो तद्भव में छपा। तो कि अगर तद्भव की जो एक यात्रा है, आप ये कहिए कि जो हम अपनी एक भाषा पे गर्व कर सकते हैं। और मजे की बात तो ये है कि तद्भव ने बहुत सोच के अपना नाम तद्भव रखा, जो एक तस्तम, एक जो संस्कृत, एक क्लिष्ट या एक जो संस्कृताइज अप्रोच था, उससे अलग जाके वो तद्भव अपने बिल्कुल देशज रूप में उसने, जो आप कहें कि जो एक भारतीयता की या जो एक देश की आत्मा को समझने का, और एक बतौर पाठक आप हर बार समृद्ध होते हैं। अगर मैं कहूँ कि मुझे तद्भव पढ़ के क्या मिलता है, देखिए वो जमाना अलग था जो अनिल जी या अरुण देव जी बात कर रहे थे। उस समय हमारे पास विकल्प कितने सीमित थे, सोशल मीडिया नहीं था, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स नहीं थे, ट्विटर नहीं था, तमाम दूसरे विकल्प नहीं थे। तो हम घूम फिर के अपने बचपन में भी पत्रिका पलटते थे, और जब हम युवा हुए तो भी हम किसी पत्रिका का साथ ढूंढते थे। तो हमारे जैसे तमाम लोग होंगे जिनका बचपन चंपक, नंदन, पराग, हंस और फिर तद्भव पे आ गया। लेकिन आज आपके सामने बहुत विकल्प हैं, दृश्य माध्यम इतने हैं, पॉडकास्ट है, उसके बीच में भी अगर आप तद्भव को पढ़ना चाहते हैं, बेकरारी से इंतजार करते हैं, तो उसका मतलब ये है कि तद्भव आपको कुछ ऐसा प्रदान करती है जो कहीं अन्यत्र आपको नहीं मिलता है। मुझे ऐसा लगता है कि एक बहुत ही एक निजी तौर पे भी जब आप परेशान कर होते हैं, तो कहीं न कहीं से एक संबल मिलता है पढ़ने से। एक अच्छा साहित्य पढ़ने से आप ये कहें कि एक जो रूह की खूबसूरती है वो आपको महसूस करती है, जो मनुष्यता की आस्था है। मैं कहूँ कि ये जो पूरी पत्रिका है, एक जो मनुष्यता के सुंदरतम मूल्य हैं, उनसे आपको वाकिफ कराती है, उनके और करीब ले जाती है। आप उसको, उसकी रूहानियत को, उसको आप महसूस करते हैं। तो मुझे हमेशा लगता है कि एक व्यक्ति के रूप में भी एक जो साहित्यिक आस्वाद भी मेरा है, तो कहीं न कहीं से तद्भव के माध्यम से वो मुझे बड़ा संपन्न करता है। और हम ऐसे समय में रहते हैं, हम सबके जीवन के अपने-अपने संघर्ष हैं, तमाम तरह की आघात और चोटें हैं। उनमें कहीं न कहीं से ये थोड़ा-सा एक मलहम भी लगाने का काम जो एक बेहतरीन रचनाएँ करती हैं। अब चूँकि नीलाक्षी मित्र हैं तो उनका मैं बहुत नाम नहीं लेना चाहूँगी, लेकिन पिछले ही अंक में जो उन्होंने एक संस्मरण लिखा, वो लेखक जो अपनी व्यक्तिगत बात कहीं नहीं करती थी, शायद उन्होंने कभी इंटरव्यू में कुछ अपनी व्यक्तिगत जीवन का ज़िक्र किया हो। अगर उन्होंने हुक्म देस का इक्का अगर लिखा, तो उस इतनी लंबे वृत्तांत में जो एक एक अंतर्दृष्टि है, जो एक एक भाषा की जो पैठ है, जिस तरीके से उन्होंने अपना जो एक बयान किया है, उसमें आप कितना अंदर गहरे डूबते जाते हैं। तो ये है तद्भव की उपलब्धि कि आप एक साथ कई आयामों को न सिर्फ महसूस करते हैं, बल्कि उन कई परतों का आनंद भी लेते हैं। एक कथा है, उसके अंदर जो एक अंतर्धारा बह रही है, वो भी आप उसको स्पर्श करते हैं। तो अब मुझे काफ़ी मैंने लंबा समय ले लिया, लेकिन मुझे बार-बार ये लगता है कि तद्भव जैसी पत्रिकाओं का बना रहना बहुत ज़रूरी है। जैसे अभी मुझे लगता है कि जब भी कुछ पढ़ने की इच्छा होती है, या तो मैं तद्भव पढ़ती हूँ या तो मैं समालोचन पे जाती हूँ। तो इस तरीके का जब हमारे पास विकल्पों की भरमार है, बहुत ज़्यादा शोर है, उसके में एक अच्छा साहित्य, जो न सिर्फ अर्थपूर्ण है, बल्कि जिसके बहुत मायने हमारे आज के समय को देख के जो हमें जज भी कर से बचना है। उन्होंने
शीर्षस्थ नेता की जितने संयमित ढंग से और जितनी मादक आलोचना की है देखने और बोलने के माध्यम से, वो तो विलक्षण और अद्भुत है। तो मुझे लगता है कि तद्भव जैसी पत्रिकाएं, ये इकलौती ये पत्रिका है, और तब जैसे एक समय में आलोचना पहल, भाई बतौर पाठक तो मेरी हार्दिक इच्छा है कि ऐसी पत्रिकाएं और आए, लेकिन दुख है, अफसोस है कि ऐसी पत्रिकाओं की संख्या बहुत कम है। लेकिन तद्भव की जो बुलंदी है, जिस तरीके से इसका परचम, जो एक हमारी हिंदी भाषा का, हमारी जो सोच का, जो एक आधुनिक रचनाशीलता है, जो वैचारिकी, उसका जो परचम लहरा रहा है, हमें लगता है कि हमारी शुभकामनाएं इस पत्रिका के साथ हैं, और ये अपनी सी पत्रिका है, परिवार का हिस्सा जैसी है, तो इस पे हम गर्व तो करते ही हैं, साथ ही बिल्कुल जिसका एक स्वर्ण जयंती मनेगा उसके लिए बिल्कुल हम लोग तैयार हैं। और मुझे लगता है कि मेरे जैसे तमाम पाठक के लिए तद्भव और इसके जो संपादक अखिलेश जी हैं, वो गर्व करने का, संतोष करने का भरपूर अवसर प्रदान करते हैं। धन्यवाद दर्पण जी। जी शुक्रिया प्रीति जी इस मंतव्य के लिए। और मित्रों, जब तद्भव की इतनी बातचीत हो रही है और तमाम तरह के प्रसंग आए, सभी वक्ताओं ने रखे, तो क्यों नहीं तद्भव की जो यात्रा है अब तक की, अरुण देव जी ने भी कुछ शुरुआती अंक दिखाए, प्रवेशांक और बाद के भी अंक, तो क्यों नहीं एक विधिवत रूप से तद्भव की उस पूरी यात्रा को यहां पर हम देखते चले। हमारी टीम ने काफी मेहनत करके इसे बनाने की कोशिश की है। उम्मीद है कि आपको तद्भव की यह यात्रा पसंद आएगी। इसमें प्रवेशांक से लेकर अब तक के सभी अंक हैं, इसे देखते हैं। किस तरह से तद्भव की यह यात्रा अंक दर अंक, साल दर साल जारी है, और हम सभी लोग इसकी सामग्री से लाभान्वित होते रहे हैं। ये अलग अलग अंक 7 तद्भव का आपके स्क्रीन पर, और इस तरह से मित्रों एक सुदीर्घ यात्रा, जिसमें 20वीं शताब्दी के अंत से जो यात्रा शुरू होती है वह अनवरत जारी है। तद्भव नाम कैसे रखा गया, इसकी भी चर्चा अखिलेश अपने पहले ही संपादकीय में करते हैं, प्रवेशांक में ही, जिसके अंश को अरुण देव जी ने रखा भी और दूसरे वक्ताओं ने भी जिसके बाबत बात की। तो वह सुचिंतित दृष्टि हर अंक में हमें दिखाई पड़ती है। ये अंक दर अंक, यह अंक 15 है तद्भव का। तो इस तरह से ऐसी कई महत्वपूर्ण सामग्री यहां आई, कई पुस्तकें यहां प्रकाशित सामग्री से बनी, क्योंकि नामवर सिंह हो, ममता कालिया हो और तमाम लोग, राजेश जोशी हो, इनके कई ऐसे संस्मरण कथेतर गद्य यहां आए जो बाद में चर्चित हुए। तो यह एक यात्रा है, और जो अंग्रेजी से जुड़े लेखकों से हिंदी में लिखवाने की बात है वह भी महत्वपूर्ण है। और उस संदर्भ में यह भी उल्लेखनीय है कि कई महत्वपूर्ण पुरस्कार भी तद्भव को प्राप्त हुए। कथा पुरस्कार भी उसमें से एक है, स्पंदन का है। तो इस तरह से अलग अलग अवसरों पर तद्भव को नोटिस में लिया गया। ये अंक 28 तक हम आ चुके हैं। एक यात्रा है दशकों की, जिसे इस वीडियो के माध्यम से हम देख रहे हैं। अंक 29, अंक 30 तद्भव, और किस तरह से अखिलेश जी की बेटी भी इस बात को बतला रही थी
लावनी जी कि पूरा परिवार अखिलेश का अंकों के इस कवर को भी तैयार करने में, उसको चयनित करने में लगा रहता था। पूरा परिवार कभी पैकेट बना रहा है, कभी जो जिनके यहाँ पहुंचाने हैं अंकों को, जिन लेखकों पाठकों के यहाँ, उनके पते लिखे जा रहे हैं। और अगर किसी कारण से किसी सदस्य को वह अंक नहीं मिल पाता है तो सवालिया निगाहों से, अखिलेश के सवालिया निगाहों से पूरा परिवार कई बार परेशान भी हो जाता था। हालांकि उसमें अखिलेश की जो चिंता है उसको भी वे लोग भली भांति समझते थे। तो यह एक सुदीर्घ यात्रा तद्भव की हम यहां पर रख रहे हैं। और इस तरह से हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी ऐसे कई महत्वपूर्ण अंक तद्भव के हमारे बीच आते रहेंगे। यह अब तक की जो यात्रा है उसे हमने देखी, और इस अवसर पर साथियों एक आध वीडियो हम और ले लेते हैं। फिर हमारे साथ अरुण देव जी जुड़े हुए हैं, उनसे कुछ और भी सुनेंगे। मगर उसके पूर्व एक और महत्वपूर्ण रिकॉर्डिंग देख लेते हैं और पुनः अरुण जी के पास चलेंगे। राजेश जोशी जी को हम सुनते हैं साथी। मुझे लगता है क्या कह रहे हैं? बहुत सारी बहुत महत्वपूर्ण पत्रिकाएं लघु पत्रिका मूवमेंट के साथ आई। उसमें अगर तद्भव की बात करें तो तद्भव को इसलिए विशेष रूप से जाना जाएगा कि कथेतर गद्य में इसने सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण काम किया अन्य पत्रिकाओं की तुलना में। हम बहुत सारी चीज़ें याद कर सकते हैं, मूर्तिकला जैसी आत्मकथा को याद कर सकते हैं तुलसीराम की, चाहे कृष्णा सोपती के संस्मरणों को याद कर सकते हैं, नामवर जी से आत्मकथात्मक लिखवा लेना को याद कर सकते हैं। ममता जी ने अभी हाल में इलाहाबाद पर इतने अच्छे संस्मरण लिखे, उसमें उन संस्मरणों में सिर्फ ममता जी नहीं है बल्कि उस पूरे पीरियड का वो जो 4 यार हैं, जो उनका पूरा है ना 60 का एक पूरा परिवेश है। तो एक उसके लिए याद कर सकते हैं। मेरा स्वयं का भी किस्सा को रहा कि सारी किस्तें वहीं छपी। तो एक वृत्तांत के जो उनका एक कॉलम, उसके तहत उनने कथेतर गद्य में बहुत महत्वपूर्ण था। फिर इस बात के लिए भी जाना जाएगा कि अखिलेश के जो संपादकी हैं, उनने अपने समय के बहुत सारे सवालों को साहित्य के साथ उठाने का एक महत्वपूर्ण काम किया। ये बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत सारी नई किताबों पर उसमें समीक्षात्मक काम हुआ। ये सारा तो है। और बहुत सारी महत्वपूर्ण कविताएं, कहानियां तो खैर उसमें छपी हैं। बहुत सारे नए लोग उसमें आए, जैसे नीलाक्षी सिंह जैसा नाम, जो कि हिंदी कहानी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है, लगभग उससे इंट्रोड्यूस हुआ एक तरह से कहना चाहिए। तो ये सारे बातों को लेकर एक इतनी व्यवस्थित पत्रिका, और इतने, हालांकि चाहे अंतराल कुछ भी रहे हों, पर इतनी व्यवस्थित पत्रिका और इतनी महत्वपूर्ण पत्रिका शायद पूरी लघु पत्रिका मूवमेंट में पहल वगैरह को याद करें तो उसके बाद अगर कोई सबसे महत्वपूर्ण पत्रिका मुझे हिंदी में लगती तो वो तद्भव। जी शुक्रिया राजेश जोशी जी। और मित्रों, एक वीडियो हमारे पास और पड़ा हुआ है प्रियदर्शन जी का, उसे भी सुनेंगे। मगर उसके पूर्व अरुण देव जी कुछ कहना चाहें। अरुण जी। अर्पण जी, वैसे तो बहुत समय हो गया है, मेरे ख्याल से 1.25 घंटा का हो चुका है। तमाम बातें तमाम लोगों ने कह दी हैं। प्रीति जी ने बड़े विस्तार से बातें रखी हैं। और सवाल ये है कि भाई जो तद्भव है उसका पाठक कौन है? हंस का पाठक वर्ग बड़ा है। हंस जैसी पत्रिकाओं का, कथा देश जैसी पत्रिकाओं के पाठक बड़े हैं। उनमें
अपने आप को बौद्धिक रूप से बहुत संपन्न या एक प्रशिक्षित लोगों की, बहुत प्रशिक्षण प्राप्त लोगों की जरूरत नहीं है। कोई जरूरी नहीं है कि आप कहीं से पीएचडी कर रहे हो या प्रोफेसर हो या कोई बहुत ही गंभीर एक्टिविस्ट हो। कोई भी एक सामान्य व्यक्ति जिसकी जो हिंदी पढ़ लेता है और जो जिसकी एक समझदारी है, वो हंस की कहानियों का या कथादेश की कहानियों का आनंद ले सकता है। लेकिन तद्भव का जो पाठक है वो एक अलग किस्म का पाठक है। बौद्धिक चुनौती पेश करती है ये पत्रिका, और इसका पाठक वही हो सकता है जिसकी एक तैयारी हो। अगर तैयारी आपकी नहीं है, विमर्श की एक तैयारी हो, आपको उसका नेपथ्य पता होना चाहिए, पृष्ठभूमि पता है, तो आप उस पत्रिका का पूरा आनंद उठा पाएंगे। देखिए, अखिलेश जी कथाकार हैं, लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण कॉलम इसमें आता है वो शोधपरक आलेखों का है। ठीक है। और फिर जैसा कि राजेश जी ने कहा है कि जो कथेतर इसके अंग आए, कथेतर जो चीजें निकली इसमें, चाहे वो आत्मकथा हो, चाहे वो संस्मरण हो, मुर्दहिया का तो जिक्र सबने किया ही है, उसमें भी बहुत अच्छा काम किया है। और हिंदी की जो साहित्यिक पत्रकारिता तद्भव के समय तक थी, उसमें ये चीजें थोड़े पीछे जा रही थी। कथेतर जो साहित्य है उस पर कम जोर था, और जो दीगर अनुशासनों की सामग्री है वो हिंदी में लगभग अनुपलब्ध थी। ये एक अखिलेश का एक बड़ा उद्यम है, किसी भी संपादक का एक बड़ा ये उद्यम होता है कि वो अपने हर अंक में एक आध दो ऐसे लेख दें जो बहुत स्तरीय हों। जैसा कि प्रीति जी ने कहा कि भारत में जो भी एकेडमिक्स का एक स्तर है, उस स्तर तक वो पहुंचे। हम अक्सर अंग्रेजी की पत्रिकाओं से ईपीडब्ल्यू का नाम लिया उन्होंने, या सेमिनार एक जमाने में लिखा थी, या सोशल साइंटिस्ट, तो इन पत्रिकाओं में जो चीजें छपती थी तो लगभग उसके स्टैंडर्ड का तद्भव में छपा, और अभी भी लगातार छपता रहता है। वो एक आकर्षण का विषय हम सबके लिए रहता है और हम उसे सहेज कर रख लेते हैं। और मैं भी लोगों को रेफर करता हूं कि अगर आपको कुछ काम इस विषय में करना है तो इसको देखना चाहिए। तो ये एक बात है। दूसरी बात अखिलेश ने जो की है वो एक सामंजस्य युवा और वरिष्ठ पीढ़ी के बीच है। उनके हर अंक में तमाम वरिष्ठ लोग आपको दिखाई देंगे, लेकिन उसके साथ बीच में एक आध दो बिल्कुल नए लोग जरूर होंगे। ये एक खास बात है। ये एक बहुत सोची समझी रणनीति है, और हर पत्रिका का संपादक इस बात को समझता बहुत जरूर है। केवल नए लोगों से भी कोई पत्रिका नहीं चल सकती है, तो विश्वसनीयता का संकट पैदा हो जाए। और केवल वरिष्ठ लोगों से भी पत्रिका बहुत जीवित नहीं रह सकती है, क्योंकि उनकी एक सीमा है। तो आपको वरिष्ठ लोगों को इसलिए छापना पड़ता है, चाहिए भी, कि उससे एक विश्वसनीयता आती है, एक स्तर बनता है, और नए लोगों को बीच में आप जगह देते हैं, एक नई पीढ़ी तैयार करते हैं। ये हर पत्रिका से जुड़ा हुआ संपादक ये काम करता है, और अपने लिए खुद वो लेखक भी तलाशता है, वो खोजता रहता है कि हमारी पत्रिका के लिए कहाँ से कौन सा कोई लेखक मिले। अखिलेश बहुत सूझबूझ से, बिना शोर मचाए, बिल्कुल एक मतलब एक कहें कि एक तीखी नजर उनकी रहती है। एक सेमिनार में मुझसे विष्णु खरे ने कहा कि अरुण, पत्रिकाओं के संपादक को जासूस की तरह होना चाहिए, उसको जासूस की तरह लगे रहना चाहिए, और ये जानना चाहिए कि ये जो चीजें आ रही हैं उसके पीछे क्या है, ये कौन, जो लोग लिख रहे हैं वो कौन है, कौन क्या लिख रहा है। तो वो एक नजर मतलब होनी चाहिए। और आपके पास कोई रचना आती है या कोई चीज आ रही है, तो वो उस कहाँ से आ रही है, क्यों आ रही है, उसका क्या
क्या कोई दूसरा मंतव्य है, इस पर भी आपको बहुत भले और बहुत भोले लोग बहुत अच्छे संपादक नहीं हो सकते। इसके लिए आपको क्योंकि ये पत्रिका के और भी मायने हैं, किसी भी चीज के छपने के बहुत सारे राजनीतिक सामाजिक मायने होते हैं, तो इस पर भी आपको एक दृष्टि रखनी चाहिए। अखिलेश ये काम बड़ी खूबसूरती से करते हैं और जैसा कि मैंने कहा कि वो इसका एक ध्यान रखते हैं, मतलब एक जानबूझकर एक आयोजन एक तरह से समझ लीजिए करते हैं वो, कि एक दो नए लोगों को बीच में वो इंट्रोड्यूस करते हैं और उसमें से वो लोग फिर धीरे 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 आगे निकलते हैं, एक पीढ़ी बनती चलती है। अभी कुछ अंक पहले ही प्रीति चौधरी की कहानियों की चर्चा बहुत हुई, तो इससे पहले प्रीति चौधरी की कुछ कहानियां लोगों ने देखी थी, लेकिन एक उभर कर वो सामने आ गई। तो ये क्या है, एकदम से नहीं कोई कर सकता है, कोई संपादक एकदम से ऐसा नहीं कर सकता, वो नजर बनाए रखता है कि हाँ भाई ये क्या है, और फिर एक समय ऐसा आता है कि वो चीज घटित हो जाती है किसी पत्रिका में। तो ये एक मजाक में मैं एक और बात कहता हूँ, मजाक क्या, ये तो हम सबकी भी पीड़ा है कि किसी संपादक को इसलिए नहीं सम्मानित करना चाहिए कि वो पत्रिका बहुत अच्छी निकाल रहा है, उसको सम्मानित इसलिए करना चाहिए कि उसको बहुत कबाड़ा पढ़ना पड़ा और क्षतिपूर्ति के लिए उसको सम्मानित करना चाहिए, क्योंकि एक अच्छी चीज खोजने में उसे 50 चीजें ऐसी पढ़नी पड़ती हैं, तो ये क्षतिपूर्ति के लिए जो है उसको सम्मानित करना चाहिए। तो मैं तो कई बार यही सोचता हूँ कि भाई ये जो 3 महीने में एक अंक आ रहा है, इस अंक को पढ़ने में या इस अंक को तैयार करने में कितना इसका कम से कम 5-7 गुना इन्होंने पढ़ा होगा अखिलेश जी ने। और अब वो तो भाई आप समझ ही सकते हैं कि ऐसी चीज लेखक को खुद को अपना भी पढ़ना होता है, उसका खुद को लिखना भी है, लेकिन एक सब जब वो संपादक है तो उसे पढ़ने की वो मजबूरी भी है, बिना पढ़े वो कोई चीजों को रिजेक्ट नहीं कर सकता है। और कई बार ऐसा होता है कि कोई चीज आप पढ़ते हैं, बहुत खराब चीजें लगती हैं, लेकिन फिर जब आगे बढ़ते हैं तो लगता है कि यहाँ गुंजाइश है। या कई बार ऐसा भी होता है कि आप पढ़ते चले जाते हैं और अंत में जब आप पहुंचते हैं, एक संस्मरण में उन्होंने कहा कि आखिर में वो कहानी भटक जाती थी और उस महिला से उन्होंने कहा कि आप ये कहानी तो हम नहीं छाप पाएंगे, तो उन्होंने कहा कि भाई आपकी तो कहानी वहां बड़ी खराब छपी थी, आप मेरी क्यों नहीं छाप लेते हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई ये जो है मैं दो दो ये काम नहीं कर सकता, ये मैं तो ये मजबूरी, तो ये क्या है, ये इसमें भी बहुत समय लगता है लेखक, ठीक है, ये एक संपादक का इसमें बहुत समय लगता है। तो मैं ये सोचता हूँ कि अखिलेश इसका कितना मतलब जतन करते हैं। तीसरी बात, प्रीति जी ने कहा कि भाई ये जो प्रूफ का मामला बहुत सिरदर्द का मामला है वास्तव में, और प्रूफ का काम एक अलग काम है और एक संपादक का काम बिल्कुल अलग काम। प्रूफ एक अलग एक विधा ही है, प्रूफ रीडर जो है वो पूरा प्रूफ पढ़ जाएगा और पूछिए कि ये इसमें क्या है, वो नहीं बता पाएगा कि इसमें क्या है, उसकी नजर शब्दों पर रहती है। लेकिन जब एक संपादक अगर ये काम कर रहा है तो आप समझ लीजिए कि भाई वो अपना ही एक तरह से अपने बहुमूल्य समय में से बहुत सारा समय उसमें दे रहा है। वास्तव में हिंदी समाज को अपनी ओर से एक अच्छा प्रूफ रीडर अखिलेश जी को दे देना चाहिए, ठीक है, और कहना चाहिए कि इस प्रूफ रीडर का सारा खर्चा हम उठा रहे हैं। और जाहिर है कि ऐसा नहीं है कि प्रूफ रीडर संपादक तो पढ़ता ही है, संपादक जब चीजों को पढ़ लेता है और उसको लगता है कि हाँ ये हमारी पत्रिका के लिए ठीक है, तो वो फिर प्रूफ के लिए चीजें जाती हैं, तो उससे भी एक मदद मिलेगी। हिंदी का ये बहुत भारी दुर्भाग्य रहा है कि कभी भी हम कोई भी पत्रिका मतलब अपने पैर पे खड़ी नहीं हो सकती है, इतने पाठक नहीं है उसके कि वो खरीदे। जितने मैं तो कहता हूँ कि जितने अध्येता हैं, जितने प्रोफेसर हैं हर कॉलेजेस में, हर विभाग में, अगर वही सब खरीद लें तो कोई भी पत्रिका अपने पैर पर खड़ी हो जाएगी। और एक क्या मैं कहता हूँ कि एक प्रूफ रीडर के साथ साथ एक उप संपादक भी रखा जा सकता है और लेखकों को भी हम मानदेय दे सकते हैं। लेकिन हिंदी में पत्रकारिता अपनी जिद पर चल रही है, संपादक अपनी जिद से इसे निकाल रहा है, अपने खून से निकाल रहा है। नामो जी ने कभी कहा था विश्वनाथ प्रसाद तिवारी के सिलसिले में दस्तावेज के संपर्क कि भाई ये अपने खून से पत्रिका निकाल। तो हिंदी इसी तरह से आगे बढ़ी है, ये किसी सरकारी सहयोग से और किसी व्यवसायिक सहयोग से आगे नहीं बढ़ी है, ये अपनी जिद से आगे बढ़ी है।
हिंदी की एक बीमारी ये है कि भाई ये जिसको लग जाती है वो अपना सब कुछ छोड़ के इसमें लग जाता है और अपनी जिद से और अपनी जीवटता से इसको निकालता रहता है। आप देखिए हिंदी में जिन लोगों ने बड़े काम किए हैं या जिन्होंने इसको स्थापित किया वो कौन लोग हैं? हिंदी के जो पितामह मैं कहता हूँ भारतेंदु हरिश्चंद्र, उन्होंने तो अपना सब कुछ इसमें लगा दिया। तो हिंदी ऐसी ही है और हिंदी का प्रेम ऐसा ही है। तो ये प्रेम है इस भाषा से और ये एक संतोष रहता है कि हमने भाषा के लिए और एक साहित्य के लिए कुछ किया। तो यही संतोष है अखिलेश के पास कि हाँ भाई हमने भाषा के लिए और साहित्य के लिए कुछ किया है। नहीं तो जितना मेहनत इस पत्रिका के लिए वो कर रहे हैं उससे बहुत कम मेहनत में कोई और दूसरा कार्य या किसी और दूसरे क्षेत्र की पत्रिका वो संपादित कर सकते थे और बहुत एक सुखमय और अच्छे तरीके से जीवन जी सकते थे। लेकिन उन्होंने साहित्यिक खासकर हिंदी साहित्यिक पत्रकारिता को अपना एक उद्देश्य बनाया। तो इसके लिए वो हम सबके पूरे हिंदी समाज के लिए एक आदर के पात्र हैं और एक सम्मान के पात्र हैं। और प्रीति जी ने जैसा कहा कि इतनी सुंदर पत्रिका हमारे बीच घटित हुई है और लगातार वो आ रही है, ये भी एक कम बड़ी बात नहीं है। और सबसे एक अच्छी बात इसमें ये है कि अखिलेश जी अपने रचनात्मक लेखन में भी अपना ध्यान रखे हुए हैं और वो लगातार बेहतर कर रहे हैं। अभी जो उनका संस्मरणों का संग्रह आया हुआ वो निश्चित रूप से अद्भुत है। तो ये एक अच्छी बात है। राहत की बात बस ये है इसमें कि तद्भव त्रैमासिक पत्रिका है और इन 3 महीनों में उनको कुछ अवकाश और कुछ समय मिल जाता होगा जिससे कि वो इसे बेहतर कर सकें। ये पत्रिका ऐसे ही निकलती रहे, हमारे अखिलेश जी दीर्घायु हो और हम इसका 25वां क्या 50वां साल भी मनाएं और कह सकता हूँ। जी शुक्रिया अरुण जी। और मित्रों, हम लोग कार्यक्रम के उत्तरार्ध में भी आ गए हैं और हमारे पास अभी प्रियदर्शन जी की टिप्पणी बची हुई है, तो हम उसे सुन लेते हैं कि प्रियदर्शन इसके बारे में, इस पत्रिका को लेकर वे क्या कहते हैं। अंक आया है और इसे पढ़ते हुए फिर एक उत्फुल्लता का एहसास होता है। ये सच है कि तद्भव ने साहित्यिक पत्रकारिता के जो मानक बनाए हैं, जो प्रतिमान खड़े किए हैं, उनके आसपास हिंदी की फिलहाल कोई दूसरी पत्रिका दिखाई नहीं पड़ती है। हिंदी की लघु पत्रिकाओं के आंदोलन का इतिहास पुराना है और उसमें बहुत सारी पत्रिकाओं का योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन ये सच है कि अगर पहल के शुरुआती पहले दौर को याद करें तो उसमें जो कसावट होती थी, उसके अंकों में जो वैचारिक तेवर होता था, या हंस के शुरुआती अंकों को याद करें तो लगता है कि वो जो सामग्री को लेकर प्रतिबद्धता थी, वो प्रतिबद्धता तद्भव में अखिलेश की संपादकीय दृष्टि में दिखाई पड़ती है। ये बहुत साफ नजर आता है कि अखिलेश वैचारिक तौर पर बहुत सावधान संपादक हैं। लेखक तो वो उत्कृष्ट हैं ही, संपादक के रूप में भी वो तद्भव को कभी किसी शिथिलता का शिकार होने नहीं देते। वो रचनाओं के चयन में और उनकी जनपक्षीय चेतना के साथ भी उनको चुनते हैं। वो जिन लोगों से संस्मरण लिखवाते हैं, जिन लोगों से साक्षात्कार कराते हैं, एक पूरी पत्रिका का स्वरूप उनके दिमाग में जैसे रहता है। और जब वो एक अंक निकालते हैं तो वो अंक अपने आप में सहेज लेने लायक होता है। हमारे घर में हाल के दिनों में कुछ सफाई पुताई का काम हुआ, बहुत सारी पत्रिकाएं हमने निकाली, लेकिन तद्भव और पहल के अंक हमने बिल्कुल संभाल के रख लिए कि इनको तो हटाया नहीं जा सकता है। तो तद्भव ने ये ताकत, तद्भव ने ये चुंबक उस स्तरीयता से पैदा किया है जिसमें एक तरह का वैचारिक खुलापन है। खास बात यह है कि कई पत्रिकाओं में जो जड़ता है वो तद्भव में नहीं है। कविता, कहानी, विचार, संस्मरण, तमाम तरह की विधाओं के लिए खुली ये पत्रिका एक ऐसा आस्वाद सुलभ कराती है, एक ऐसा मानक बनाती है जिस पे हिंदी गर्व कर सकती है।
अखिलेश जी को बधाई। जी शुक्रिया प्रियदर्शन जी आपकी इस टिप्पणी के लिए। और मित्रों, चलते चलते एक और बेहद महत्वपूर्ण जो काम है तद्भव की ओर से ही, उसको भी देख ले। बीच बीच में तद्भव की ओर से कुछ खास मुद्दों पर विशेष प्रस्तुतियां भी हुई हैं, तो क्यों नहीं इससे जुड़े जो मुख्य पृष्ठ हैं उसका एक जायजा लेते हुए चलें। वे विशेष प्रस्तुतियां भी अपनी जगह बेहद खास हैं, खास खास मुद्दों पर। आप देख रहे हैं पहली यह जो तद्भव की प्रस्तुति है दलित वैचारिकी की दिशाएं, इसको लेकर तद्भव की ओर से यह प्रस्तुति आई। यद्यपि तद्भव की जो पत्रिका है उसमें भी कुछ एकाग्र आए, मगर यह विशेष प्रस्तुति अलग से तद्भव की ओर से संपन्न हुई। यह दूसरी प्रस्तुति आप देख रहे हैं हिंद स्वराज का सच, इसको लेकर केंद्रित। और फिर यह आप देख रहे हैं चित्रकार शमशेर पर केंद्रित यह प्रस्तुति सर सैयद अहमद खां को लेकर। और यह हम देख रहे हैं लोकगीत और स्त्री को लेकर, किसानों की पीड़ा को लेकर। और यह एक और सातवीं प्रस्तुति तद्भव की ओर से। हमारे साथ तमाम वक्तागण जुड़े, इन सभी का शुक्रिया। हमारे साथ सभी लोग जुड़े। मैं एक बार पुनः अपने सभी प्रतिभागी वक्ताओं का धन्यवाद करता हूं। राजेश जोशी जी, राकेश जी, प्रियदर्शन जी, अनिल त्रिपाठी जी, अरुण देव जी, प्रीति चौधरी जी, आप सभी लोगों का धन्यवाद। और कुछ एक मित्रों की प्रतिक्रियाएं हमें मिली, सुशील गर्ग, रंजना कृष्ण, वीना सिंह, शीजा एमपी, गणेश शर्मा विद्यार्थी, शरद यादव, मनीष कुमार यादव, अनीता श्रीवास्तव, संजीव कुमार चौबे, रविंद्र सिंह, कल्पना नारायण, राहुल श्रीवास्तव, हिरण्य हिमकर, वीणा सिंह और तमाम दूसरे लोग। संभव है कई मित्रों के नाम छूट रहे हों, क्योंकि सूची लंबी होने से कुछ एक के ही नाम स्क्रीन पर दिखाई दे पा रहे हैं। बहुत बहुत आभार आप सभी लोगों का इस एकाग्र के साथ जोड़ने के लिए, इस कड़ी के साथ जोड़ने के लिए। अखिलेश पर एकाग्र की यह 17वीं कड़ी रही और कल 18वीं कड़ी है। 18 दिनों में हम लोग अखिलेश पर केंद्रित कुल 18 कड़ियों को संपन्न कर पाएंगे। कल स्वयं 18वीं और इस वर्ष की अंतिम कड़ी में अखिलेश जी होंगे, उनसे रोचक और महत्वपूर्ण संवाद होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अरुण जी और तमाम मित्रों का। धन्यवाद। नमस्कार, बहुत शुभ रात्रि। नमस्कार।